डियर व्यूअर्स, नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक हिस्ट्री क्लास 10th से है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2। ये आपका पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। सो द ट्यूटोरियल इंक्लूड्स टॉपिक इंट्रोडक्शन, माइंड मैप्स, एनसीईआरटी कंटेंट इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एमसीक्यू. The topic which I have included in this video includes a new conservatism after 1815 and Treaty of Vienna, the rise of revolutionaries, secret societies, and the age of revolution 1830 to 1848. Alright students, so अब हम देखते हैं कि मैंने टाइमलाइन 1815 से स्टार्ट करा है. So 1815 से पहले let's recapitulate what we have done and uploaded in the last video. So in my last video, I have uploaded Frederick Soru's painting 1848, right? Then I have also discussed 1789 French Revolution and its impact on France as well as the other nations, other regions. Okay. Then I have discussed Napoleonic Code in 1804. Okay, and then also I have discussed about the regional variations, which were quite difficult to bring the nationalism in Europe. These things I have discussed. So now you must remember that 1804 से लेकर 1815 तक आपको याद रखना है कि नेपोलियन ने कैसे अपने फ्रांस के बाहर यूरोप एरियाज को कैप्चर करा और उसमें कोड लगाया, जिसके चलते क्या हुआ, ये जितने भी राजा दूसरे एरियाज के थे वो हार जाते हैं, लाइक ब्रिटिश, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया. सो ये सारे हार जाते हैं नेपोलियन के खिलाफ. और ये फिर क्या करते हैं, ये फिर बाद में इकट्ठे नेपोलियन को चैलेंज करते हैं एंड इन द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन हार जाते हैं. ओके, सो एज आई सेड, नेपोलियनिक कोड इज एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन्स एंड अदर रीजन्स लाइक ब्रिटिश, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ये अपनी रीजन्स लूज कर देते इन फ्रंट ऑफ नेपोलियन. एंड आफ्टर सम टाइम वी सी दैट these nations, these regions unite होकर नेपोलियन को मीट करते हैं एट द बैटल ऑफ वाटरलू और उनमें नेपोलियन की हार होती है एंड ब्रिटिश, रशिया एंड ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया, इन लोगों की जीत होती है. सो 1815 में ये चेंजेस आते हैं, राइट? अब हमारा टॉपिक इसके बाद स्टार्ट हो रहा है कि 1815 में जब ब्रिटिश, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रशिया जीत जाती है तो वो अपने रीजन्स में क्या लाती है, कंजर्वेटिज्म लाती है, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज कंजर्वेटिज्म. सो कंजर्वेटिज्म में सोशल हायरार्की प्रिजर्व्ड है, मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं ताकि अपना स्ट्रांग नेशन, स्ट्रांग पावर बन सके, राजा की गद्दी संभली रहे, इसलिए वो स्ट्रांग स्टेट चाहते हैं. And they also believed in abolition of feudalism. Okay, फिर Treaty of Vienna साइन होती है, right? In the middle section of the mind map I have discussed कि जो जितना भी एज ऑफ कंजर्वेटिज्म आता है, that is the rise of monarchies again, it is not liked by the common people. और common people के साथ साथ कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल भी है जो इसको चैलेंज करते हैं, उनको हम रेवोल्यूशनरीज कहते हैं. तो वो ओपनली चैलेंज नहीं करते हैं और क्योंकि अगर ओपनली चैलेंज करेंगे तो उनका वो दबा दिए जाएंगे, राइट? तो इसलिए उनको सीक्रेटली वो अंडरग्राउंड होके रिबेल करते हैं. एंड इस पे हम मजीनी का देखेंगे कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने लिगुरिया रिवोल्यूशन करते हैं. ओके, एंड 2 सीक्रेट सोसाइटीज भी आती है, राइट? सो ये कंजर्वेटिज्म के खिलाफ ये एक पैरेलल आवाज उठाते हैं. स्टूडेंट्स, सबको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जितने भी रेवोल्यूशंस होते हैं 1830 टू 1848, दैट मीन्स 18 साल, इतने जो रेवोल्यूशंस होते हैं इसमें सिर्फ सीक्रेट सोसाइटीज नहीं है, इनमें काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स भी है. लाइक अदर फैक्टर्स में क्या क्या है, लाइक रोमांटिक इमेजिनेशन, हंगर, हार्डशिप एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द वीवर्स, ये सारा सब कुछ मिला के रेवोल्यूशंस होता है. और देख लेते हैं माइंड मैप में कि कौन कौन सी कंट्री रेवोल्यूशन करती है. वन इज आपका फ्रांस ही हो गया एक, फिर आपका पोलैंड हो गया, फिर आपका ग्रीस हो गया. सो दीज आर ऑल people who stood against the conservatism, right? So let's get started. What is conservatism? As I said, it's a political philosophy
which stressed on tradition and established institution. So conservatism हमेशा customs और उसमें believe करते हैं and quick change में ज़्यादा believe नहीं करते हैं. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी फैमिली में घूंघट लड़कियों को देना रखना अगर अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उसको कंजर्वेटिव मान सकते हैं एंड उनको ये भी कह सकते हैं कि वो प्रोग्रेसिव नहीं है, राइट. सो सोशल कंजर्वेटिज्म में और क्या क्या होता है, बट लेट्स सी. मोनार्कीज अच्छे से रहती है, उनके सारे प्रिविलेजेस रहते हैं, फ्यूडल क्लास रहती है एंड मिडिल क्लास भी होते हैं एंड उनकी मोनार्कीज भी रहती हैं. तो ये सारे जो चर्च, मोनार्की, सोशल हायरार्की, ये सब कुछ रहता है इन कंजर्वेटिज्म. मॉडर्नाइजेशन भी होता है, एज आई सेड, स्टेट को पावर करने के लिए फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर देते हैं, राइट. एंड उसके बाद कंजर्वेटिज्म जो आता है वो आता किस ट्रीटी से है, तब उसका आंसर होगा ट्रीटी ऑफ वियना. एज आई सेड, ट्रीटी ऑफ वियना में ब्रिटिश, रशिया एंड प्रशिया नेपोलियन को डिफीट करते हैं इन बैटल ऑफ वाटरलू. तो इनको बहुत कुछ ये जो कंट्रीज हैं, ब्रिटिश, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रशिया, ये नेपोलियन की जितनी भी टेरिटरीज उन्होंने जीती थी इनसे, ये वे आपस में बांट लेते हैं और इसी को ये सारी डिटेल्स ट्रीटी ऑफ वियना में लिखी गई है, राइट. एंड ये ट्रीटी ऑफ वियना कन्वीन कौन करता है? ड्यूक मेटरनिक. ओके, ड्यूक मेटरनिक. Why did he convene that? Because he wanted to undo the changes done during the Napoleonic Wars. ये बात आपको ध्यान रखना है कि नेपोलियन ने जो भी चीज़ किया, ये ड्यूक मेटरनिक along with the Treaty of Vienna इनको undo करना चाहती है. So Bourbon dynasty restored to France, right? Territories काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो कि मैंने लिखा हुआ है किसको क्या मिलता है. ओके, एंड ट्रीटी ऑफ वियना एज आई सेड मोनार्कीज को रिस्टोर करता है ताकि वो एक कंजर्वेटिव ऑर्डर कर सके. एंड ये ट्रीटी कंजर्वेटिव रिजीम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता किसी भी तरह के फ्रीडम ऑफ प्रेस को, और कोई भी इनके को क्वेश्चन नहीं कर सकता है. एंड जो भी क्वेश्चन करेगा उनको खूब सारा पनिशमेंट और स्ट्रिक्ट लॉज थे, सेंसरशिप लॉज थे, कोई बुक्स नहीं छापने देते थे एंड ऑल दैट. एंड कंजर्वेटिव्स को हिलाने के लिए, उनको आउट ऑफ प्लेस करने के लिए वी फाइंड राइज ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज. ओके, सो लेट्स नाउ सी कि सीक्रेट सोसाइटीज को एनसीईआरटी में क्या नाम दिया गया है? रेवोल्यूशनरीज. तो ये रेवोल्यूशनरी क्यों है? ये क्या चेंज लाना चाहते हैं? विच ग्रेट चेंज दे वांटेड टू ब्रिंग? दे वांटेड टू अगेन एंड द मोनार्की विच हैज कम अप इन 1815. दे वांटेड टू एंड द एज ऑफ कंजर्वेटिज्म विच हैज कम इन 1815. सो ये सारे सीक्रेटली काम करते हैं और इनका एम्बिशन क्या है कि लिबर्टी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये सारे इनके एम्बिशंस हैं. और सबसे पहले कहाँ बुक में लिखा है कि मज्जीनी करते हैं और उनका सीक्रेट सोसाइटी वो कार्बोनरी ज्वाइन करते हैं. फर्दर यही कार्बोनरी सोसाइटी में रह के वो लिगुरिया में रेवोल्यूशन करते हैं. ये देखिए इटली का मैप है और ये पूरा एरिया लिगुरिया है जहाँ की वो अटेम्प्ट करते हैं इन 1831. उसके बाद भी वो एग्जाइल हो जाते हैं, बट एग्जाइल होने के बाद भी he is very energetic to create more secret societies and instill the spirit of revolutionary ideas so that they can challenge the conservative rule. और उन गुज़िपी मेज़नी का ये भी मानना है कि नेशंस ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि ये भगवान की देन है, और भगवान की देन को हम स्मॉल किंगडम्स एंड स्मॉल स्टेट्स में हम नहीं देख सकते, राइट. एंड और गुज़िपी मेज़नी सिर्फ इटली में सीक्रेट सोसाइटी नहीं करते हैं, ये जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, ये सब ने अपने अपने ब्रांचेस फैलाते हैं. जब गुज़िपी मेज़नी ये सीक्रेट सोसाइटीज फैलाते हैं तो किसको प्रॉब्लम होती है? इसी बंदे को प्रॉब्लम होती है, ड्यूक मेटरनिक को. और ये कहते हैं कि ये सबसे बड़े डेंजरस एनिमी है. कौन है डेंजरस एनिमी? मज्जीनी. ऐसा ये क्यों रिमार्क करते हैं? क्योंकि इनको अपनी गद्दी की पड़ी हुई है. ओके, ये चाहते हैं कि ये सालों साल तक कंजर्वेटिव ऑटोक्रेसी, मोनार्की चलाते जाएं, राइट. सो एज आई सेड, रेवोल्यूशनरी अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, तो उसका आउटकम क्या है? ऑब्वियसली रेवोल्यूशंस होगा. रेवोल्यूशंस एक दिन में थोड़ी आते हैं, रेवोल्यूशन तो काफ़ी सालों के एफर्ट्स में आते हैं, राइट. सो 1830 to 1848 में खूब सारे रेवोल्यूशन होते हैं. फ्रांस में होता है, ग्रीस में होता है, पोलैंड में होता है, बेल्जियम में होता है, और ये सारे मोनार्कीज के खिलाफ हैं.
और अपार्ट फ्रॉम द रेवोल्यूशन सीक्रेट सोसाइटीज, आपको याद रखना है कि लिबरल नेशनलिस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इन रेवोल्यूशंस को बढ़ावा दे रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर लिबरल नेशनलिस्ट कौन है, लिबरल नेशनलिस्ट में प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास, ये सारे लोग आएंगे। मान लीजिए अगर मैं टीचर हूँ और मेरे को अगर रेवोल्यूशन करना है तो मैं कौन सी क्लास में आऊंगी, विल आई कम अंडर सीक्रेट सोसाइटी और विल आई कम अंडर लिबरल नेशनलिस्ट? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि मैम यू विल मस्ट कम अंडर लिबरल नेशनलिस्ट। ओके, सो ये सब प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहले झंडा कौन उठाता है? आपका फ्रांस। फ्रांस रेवोल्यूशन करता है, इसका हम क्या नाम देते हैं? जुलाई रेवोल्यूशन। उसमें क्या होता है, 1830 में बूर्बन किंग्स हार जाते हैं एंड दे बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। यही चीज़ वो 1789 में भी करते हैं एंड बट अगेन नेपोलियन आते हैं, कंजर्वेटिज्म आता है और वापस से हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। सो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की अगेन इन 1830। ऑलराइट, सो अब ये मैप के थ्रू हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ रेवोल्यूशन हुआ। लाइक बेल्जियम, पोलैंड, फ्रांस, ये सब जगह हुआ। फिर दोबारा ड्यूक मेटरनिक कुछ ना कुछ कहते हैं कि बेल्जियम में भी अब नेदरलैंड्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और बेल्जियम फ्री हो जाती है। फिर ड्यूक मेटरनिक अगेन टेंशन के मारे बोलते हैं व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इन्होंने पहले भी एक कमेंट किया वाइल ड्यूरिंग मज्जीनी कि ही इज़ द डेंजरस एनिमी। उसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन ट्रीटी ऑफ वियना में भी रहा है। और जब जुलाई रेवोल्यूशन होता है 1830 में फ्रांस में, तब ये कुछ कमेंट करते हैं कि अब फ्रांस में हो गया तो हर जगह ये आग की तरह फैल जाएगा। राइट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब ग्रीस। फ्रांस के बाद ग्रीस, कि ग्रीस में का क्या होता है कि ग्रीस में भी स्पार्क शुरू हो जाती है 1821 और उसमें काफ़ी ग्रीस के लोग ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ थे बिकॉज वो एक मुस्लिम एम्पायर थी and they wanted to establish in European, they want to be a part of the European civilization under Christianity and इसलिए contribution किसमें ज़्यादा रहता है? लॉर्ड बायरन, जो कि फंड्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं पर वो मारे जाते हैं because of fever and he is not alive to witness the success of Greece in 1832 जब Treaty of Constantinople साइन होता है और Greece becomes independent. Okay, so Greece become independent in 1832. You must remember this. आफ्टर दैट कहते हैं कि स्कॉलर्स कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ सीक्रेट सोसाइटीज़ और अगर कुछ लिबरल नेशनलिस्ट हैं सिर्फ यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशन? तब उनका आंसर होता है कि नो, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन। और उसका आंसर क्या है? रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब होता है कि यू आर इन लव विद योर नेशन। और ये लव कैसे क्रिएट करेंगे? तो कहते हैं कि आप म्यूजिक के थ्रू कर सकते हैं, आप फोक टेल्स के थ्रू कर सकते हैं, आप पेंटिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप फोक डांसेस के थ्रू कर सकते हैं, और ताकि जितने भी इलिटरेट मासेज हैं वो यूनाइट हो जाए और एक कॉमन हेरिटेज के साथ, आइडेंटिटी के साथ नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में आगे रहें। ओके, और इसमें कौन कौन से दो पर्सन इन्वॉल्व है? जोहान गॉटफ्राइड ऑफ जर्मनी एंड कार्ल कोरपन्स्की ऑफ पोलैंड। सो ये पोलैंड के होंगे और ये जर्मनी के होंगे। ये दोनों ने इलिटरेट मासेस पे डांस म्यूजिक के थ्रू इन्होंने अवेकनिंग करी। कार्ल कोरपन्स्की ने ओपेराज एंड फोक डांसेस का सहारा लिया और जोहान गॉटफ्राइड ने सॉन्ग, डांस एंड पोइट्री का सहारा लिया और लैंग्वेज का भी पोलैंड ने बहुत सहारा लिया टू क्रिएट द लव फॉर द नेशन। ओके, एंड रशिया पोलैंड को बहुत टॉर्चर करती थी, सो पोलिश ने खूब सारा रोमांटिक इमेजिनेशन इंस्टिल करा ताकि वो उनके खिलाफ होए, राइट, खिलाफ आवाज उठा सके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ डिड पोलिश लैंग्वेज वर्क एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन? So Russia, as I know, you know very well, Russia got a lot of territories in Poland after 1815 Treaty of Vienna. So Russia पोलैंड को डोमिनेट करती थी, लैंग्वेज बोलने नहीं देती थी। So पोलैंड के लोग भी बड़े जिद्दी थे, कहते हम तो करेंगे ही करेंगे, लैंग्वेज यूज करेंगे ही करेंगे। उन्होंने क्या करा, क्लर्जी लोगों ने चर्च में जा के इंस्टेड ऑफ यूजिंग रशियन लैंग्वेज दे स्टार्टेड यूजिंग द पोलिश लैंग्वेज और उनको जेल में भर दिया गया। रशिया ने फिर खुंदक के मारे उनको जेल में भर दिया गया। एंड इट शोज अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो स्टूडेंट सबको याद रखना पड़ेगा कि नेशन बनना इतना आसान नहीं है और काफ़ी सारा सैक्रिफाइस क्लर्जी ने भी करा है, तो ये हिस्ट्री में इसलिए इंक्लूडेड है।
All right. So what was done to develop the feeling of nationalism amongst Poland? तो आप बोल सकते हैं कि रशिया जो है वो डोमिनेट करती थी पोलैंड को, और कारोल कुरपुंस्की ने नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस करा बाय यूजिंग पोलोनीज एंड माजरूका एज अ नेशनल सिंबल, एंड दे वर क्वाइट सक्सेसफुल in this attempt. Okay, so apart from romantic imagination, apart from liberal nationalist, apart from secret societies, ये तीन जो मैंने बता दी, क्या सिर्फ यही रीजन है नेशनलिज्म के या और भी कोई रीजंस है? तो स्कॉलर्स कह रहे हैं कि ये तीन रीजंस के साथ साथ चौथा रीजन भी आ गया, हंगर, हार्डशिप और पॉवर्टी. सो काफ़ी इस दौरान 1830s टू 1848 के दौरान बहुत प्रॉब्लम्स आई लोगों को. वो क्या क्या है? देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लोग परेशान थे, जॉब्स नहीं थी उनके पास, हंगर, पॉवर्टी था, माइग्रेशन, ओवरक्राउडिंग ऑफ सिटीज था, ठीक है, मशीन मेड गुड्स आ गए थे, लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स था, हैंडमेड प्रोड्यूस गॉट रिप्लेस बाय मशीन मेड प्रोडक्ट्स. एंड इन दौरान लोगों को ये भी दिख रहा है कि भाई फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी जो है और जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं वो बड़े आराम से जिंदगी अपना बिता रहे हैं, राजा लोग महा आराम से जिंदगी बिता रहे हैं, और बेचारे पीजेंट्स और जो वर्कर्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है. तो लोगों को एक उनके अंदर भड़ास धीरे धीरे जमा होती है. सो देयर इज प्राइस राइज, देख सकते हैं कि फूड क्राइसिस है, और इसी के चलते अब क्या होता है कि आग गर्म हो चुका है. ओके, आई मीन अब उसमें घी डालना बाकी है. उसमें क्या हुआ कि दोबारा से देखो फूड शॉर्टेज होता है. जो फूड शॉर्टेज जो है वो आग में घी डालने का काम करता है. एंड उसके बाद लुई फिलिप फ्रांस में वो जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क था, वो फ्लड हो जाता है, एंड दोबारा नेशनल असेंबली बनती है फ्रांस में. सो नेशनल असेंबली फ्रांस में 1789 में भी बनती है. ओके, बट ये दोबारा नेपोलियन और कंजर्वेटिव के बाद दोबारा वापस से रीस्टैब्लिश होती है. ओके, हमारा लास्ट टॉपिक अब है सिलेसियन वीवर, कि एक और वीवर इवेंट होता है जिसमें कि लोग जर्नलिस्ट व्यू पॉइंट देते हैं अपना, कि वीवर्स लोग ने भी अपना आवाज़ उठाया. वाई? बिकॉज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर. क्यों? क्योंकि उनको वेजेस नहीं मिल रहे थे, एंड वो और फर्दर ऑर्डर दिए जा रहे थे. कह रहे, तो वीवर्स ने कहा भाई हमें पैसे तो दे नहीं रहे हो और काम पे काम दिए जा रहे हो. तो आप मैप में देख सकते हो कि ये सिलेसिया है, और यहाँ लोगों ने ये रहा सिलेसिया, और यहाँ लोगों ने ये रहा सिलेसिया आपका, और लोग यहाँ वीवर्स के अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं. ओके, सो मार्च करते हैं टुवर्ड्स द मैंशन. And why? Because they wanted to increase in their money, wages. Okay, and mansion फिर कॉन्ट्रैक्टर का वो ब्रेक कर देते हैं सारे पीजेंट्स, एंड उनके जितने भी एलिगेंट फर्नीचर्स हैं, विंडोज़ हैं उनके घर में, सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं. और जो कॉन्ट्रैक्टर के जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, जो वीविंग प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे वो जो है वो टीयर कर देते हैं. दे टोर इट इन श्रेड्स, ताकि वो फर्दर मार्केट में सेल ना कर सके. और यही सब चीज़ देख के कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से घबरा कर भाग जाता है दूसरे विलेज में, सो दैट अपना जान बच जाए और कॉन्ट्रैक्टर और इन प्रोटेस्टर्स के हाथों ना मारा जाए. बट वो जब दूसरे गांव में भी जाता है तो उसको कोई शरण नहीं देता है. बट सिंस ही was a powerful man, he got the support of the aristocratic class, and he is again back with the army. So ये देखिए मैंने क्या लिखा, आई एम बैक विद लॉट मोर आर्मी. और फिर वो 11 लोगों को 11 वीवर्स को शॉट डेड करता है. और ये सारा इवेंट जो है, जर्नलिस्ट विलियम वुल्फ क्या बोलते हैं कि ये फेवर किसको करता है? वीवर्स को फेवर नहीं करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर को फेवर करते हैं. कि इसने कह रहे हैं, इनका मानना ये है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं ये और पीसफुली ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ breaking the furniture and spoiling the manufactured goods. ये सब नहीं करके ये वो कर सकते थे. So let's now the end of the topic. It's the topic video is almost complete. Let's look at the MCQ. So this is the first MCQ. This is the second. This one is third, fourth, and fifth. You can send me the answers to this email ID. Dear viewers, in the next video, I will discuss the revolution of the liberals in 1848 and the making of Germany and Italy. And if you really like my tutorial, then please like, share and subscribe. I'll be very glad
if I am able to promote the subject to a great